हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब, खैर मकदम। आइए आज कुछ वक्त मौलाना की रिफाकत में बसर करते हैं। मगर कैसे? मौलाना तो जेल में है, वो भी किसी एक जेल में नहीं। जैसा कि आपने पिछली बार गौर किया ही होगा कि कभी वो झांसी जेल में है, तो कभी इलाहाबाद, तो कभी प्रतापगढ़, तो कभी फैजाबाद, तो कभी लखनऊ, तो कभी मेरठ। पहले वो झांसी जेल लाए गए और फिर झांसी से उन्हें इलाहाबाद जेल भेज दिया गया। इलाहाबाद जेल का जेलर मुसलमान था। वहां क्या हुआ, बेगम हसरत की ज़बानी सुनिए। जेलर ने हसरत के साथ खिलाफे कायदा सख्तियां की। उनका सारा जाती सामान छीन लिया। जेलर ने साफ कह दिया कि वो सख्ती करने पर मजबूर है, क्योंकि शायद खुफिया पुलिस रिपोर्ट कर दे कि मुसलमान होने के नाते मैंने एक मुसलमान कैदी से रियायत बरती। इलाहाबाद जेल से हसरत प्रतापगढ़ जेल ले जाए गए। जाते हैं प्रतापगढ़ आखिर इलाहाबाद से, जिस तरह झांसी से आए थे इलाहाबाद हम। और फिर प्रतापगढ़ जेल से फैजाबाद जेल मुंतकिल कर दिए गए। दर्स हक जारी है यहाँ भी हसरत आज़ाद का, कैद खाना मदरसा गोया है फैजाबाद का। और फिर फैजाबाद से हसरत को लखनऊ जेल ले जाया गया। जेल के ही करीब हसरत के पीर और मुर्शिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ यानी कि मौलाना बारी के वालिद का आस्ताना था। एक खलिश होती है महसूस रगे जां के करीब, आन पहुँचे हैं मगर मंजिले जाना के करीब। रोज़ हो जाती है रूया में ज़ियारत हसरत, आस्ताने शाह रज़्ज़ाक़ है जिंदां के करीब। लीजिए साहब, अब भला अंग्रेज हुकूमत को हसरत की मसरत क्यों बर्दाश्त होती? उन्हें दोबारा फैजाबाद जेल भेज दिया गया और फैजाबाद से मेरठ। क्या वो अब नादिम हैं अपने जौर की रुदात से, लाए हैं मेरठ जो आखिर मुझको फैजाबाद से। बेचारी निशात अपनी 10 साला बच्ची को लिए लिए एक जेल से दूसरी जेल मारी मारी फिरती है। कभी हसरत के मुकदमों की पैरवी करती है, तो कहीं हसरत की गिरती सेहत को लेकर दरखास्तें देती फिरती है। हसरत की गैर मौजूदगी में सियासी जलसों में शरीक होती हैं, जेल में हसरत से मुलाकातें करती हैं। वो गजलें जो मौलाना जेल में कहते हैं रिसालों में छपवाती हैं। हसरत की कैद के दौरान उनके 2 दीवान छपवा चुकी हैं। हसरत को जेल के बाहर की दुनिया से और जेल के बाहर की दुनिया को हसरत से आगाह रखती हैं। उन्हीं दिनों अलीगढ़ में मोहान स्वदेशी स्टोर में चोरी हो गई।
1917 में 3,000 रुपए की मालियत का सामान चोरी हो गया। ये सारा सामान बतौर कर्ज लिया गया था, यानी चोरी की वजह से बेगम निशात 3,000 रुपए की, वो भी उस जमाने में, कर्जदार हो गई। आमदनी का जो जरिया था, यानी स्वदेशी स्टोर, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। लोगों का यह मानना था कि ये सब अंग्रेज हुकूमत की शरारत थी। हम अंजुमन इनायत नज़र बंदान इस्लाम की तरफ से आए हैं और आपके खिदमत में 3,000 रुपए की हकीर रकम पेश करना चाहते हैं। मैं आप हजरात का शुक्रिया किन अल्फाज से अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। बस इतनी सी अर्ज़ है कि आज तक ख़राब से ख़राब तर हालत में भी मैंने और मेरे खाविंद ने किसी के सामने कभी दस्ते सवाल दराज नहीं किया। मैं ये रकम इंतहाई नदामत और शुक्रिया के साथ आपको वापस करती हूँ। एक तजवीज़ है, हम लाहौर से बड़ी उम्मीदों से आपके पास आए हैं। कर्ज के तौर पर ही ले लीजिए, हम वापसी की कोई मुद्दत तय नहीं करते। लेकिन एक से कर्ज लेकर दूसरे का कर्ज उतारना कहाँ तक जायज़ है? सुनते हैं आप मौलाना जी का चौथा दीवान शाया करने का इरादा रखती हैं। सो तो है। उस दीवान को हमें छापने और फरोख्त करने की इजाज़त दे दी जाए तो उससे जो भी रकम हासिल होगी वो हम आपकी नज़र कर देंगे। लेकिन अरे इसमें लेकिन वेकिन की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। और फिर ये रकम तो मौलाना जी की मेहनत का समरा होगी। अज़राए मज़ाक ही सही, पर गलत नहीं जो किसी ने कहा है कि निशात बेगम हिंदुस्तान की पहली पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थी, या बकौल मौलाना आज़ाद कि अल्लाह ने आपको वो दर्जा अज़्म बख्शा है जो किसी मर्द को भी नसीब नहीं। देखिए, मैं क्या कहना चाहता था, क्या कह गया। मुराद ये थी कि गो के इस बार हसरत को कैद बामुशक्कत तो नहीं मिली थी, फिर भी उनको सख्त से सख्त तरीन अजियतें देने में कोई कसर नहीं उठा रखी गई थी। मौलाना को दर्द गुर्दा की शिकायत हो गई, उनका वजन घट के आधा रह गया, आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए, सर और दाढ़ी के बाल कबल अज वक्त ही सफेद होने शुरू हो गए, चेहरा झुर्रियों से पुर हो गया। यानी 22 मई 1918 को इस आलम में मेरठ जेल से रिहा हुए कि पहचाने नहीं जाते थे। तीन रुपये दीजिए। क्यों? सवाल मत पूछिए, रुपये दीजिए। जेब हल्की कर दी, वो भी इस गुर्बत के आलम में। 3 रुपए लीजिए, जो कुछ है मेरे पास यही है। ये रहा आपका चौथा दीवान, मुबारक हो। भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमसे हमारी ही मेहनत का मुआवजा लिया जा रहा है। जब तमाम हिंदुस्तान ने इसे खरीदा है तो आप क्यों ना खरीदेंगे? निशात, ये तमाम हिंदुस्तानियों की मुझसे मोहब्बत है। मेरे दूसरे दवावेन इस तादाद में कभी नहीं बिके। मुझे मालूम है इस दीवान को खरीदने में लोगों का मकसद मेरी शायरी से फैज़याब होना नहीं है, बल्कि मुझे फैज़याब करना है, ताकि 3,000 रुपये जैसी बड़ी रकम इकट्ठी की जा सके और स्टोर में चोरी से जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो सके। मगर दीवान की कीमत 3 रुपए से कहीं कम होनी चाहिए थी। मगर लोग तो अभी से खरीद चुके हैं। तो ऐसा कीजिए, जिन लोगों ने इसे खरीदा है उन्हें मेरी तरफ से मेरी 2 नई तसानीफ मुफ्त नजर की जाए।
इंशाअल्लाह। जिन दिनों मौलाना जेल से रिहा हुए वो आलमी और कौमी सतह पर सियासी बहरान का दौर था। पहली जंग अजीम अपने शबाब पर थी। 1918 के वस्त तक बरतानिया की रहनुमाई में अलाइड ताकतें कामयाबी की तरफ गामजन थी। एक्सिस ताकतों का साथ मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया दे रही थी। खिलाफत उस्मानिया की शिकस्त यकीनी थी। नवंबर 1918 में पहली जंग अजीम यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। एलाइड ताकतों को कामयाबी हासिल हुई। बरतानिया ने उस्मानिया सल्तनत के टुकड़े कर दिए और इसके साथ साथ 1350 साल पुरानी इस्लामी खिलाफत का भी खात्मा हो गया, जिसकी वजह से तमाम दुनिया के मुसलमानों बाशमूल हिंदुस्तानी मुसलमान में बेचैनी फैल गई। देखिए नवाब साहब, मैं तो शुरू से ये कहता था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात न मानी। मुझे दीवाना, मजनू, मुसलमानों का नादान दोस्त, हिंदू परस्त, न जाने क्या क्या कहा। इधर आप अंग्रेज नवाजी का दम भर रहे हैं और उधर बरतानिया आपको मिटाने पर तुला हुआ है, खिलाफत खत्म किए दे रहा है, आपके मुकामात मुकद्दस है को नुकसान पहुंचा रहा है। हजारों हिंदुस्तानी मुसलमानों को फौज में भर्ती करके उनसे उन्हीं के भाइयों की इराक, शाम और फिलिस्तीन में खूरेजी करवा रहा है। मौलाना, तकरीर से क्या हासिल, हल सुझाइए। अंग्रेज हुकूमत से अपनी वफादारी वापस लीजिए पहली फुर्सत में। हुकूमत से किसी भी तरह का ताउन बंद कीजिए, एहतजाज कीजिए। हम मुट्ठी भर मुसलमान क्या कर लेंगे? यही तो मैं भी कहता हूं। हिंदू हजरात को, दूसरे मजाहिब के लोगों को अपना हमनवा बनाइए। लेकिन खिलाफत का मसला मुसलमानों का मसला है, किसी दूसरे मजाहिब के लोगों का नहीं। वाह साहब, ये अच्छी कही आपने। अगर आप मुसीबत में होंगे तो क्या अपने पड़ोसी की मदद न लेंगे? तमाम हिंदुस्तानियों को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अंग्रेजों से शिकायत है। आप उनका साथ दीजिए, वो आपका साथ देंगे। यानी मसले खिलाफत पर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक गैर मुस्लिम हजरात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। यकीनन। मौलाना, हमारा गम व गुस्सा ज़रूर जायज़ है, लेकिन हमें ये सब पुरअमन तरीके से करना चाहिए। बेहतर यह है कि मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद वायसराय से मिले और उनके सामने खिलाफत के सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमानों का नुक्ते नज़र पेश करे। शिकवाए गम तेरे हुजूर किया, हमने बेशक बड़ा कसूर किया। मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद वॉइसरॉय से मिलने गया, लेकिन वॉइसरॉय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बहरहाल मौलाना खिलाफत तहरीक की आबियारी में पूरे जोश व खरोश से लग गए। मौलाना बारी, अली बिरादरान, मौलाना आज़ाद के हमराह खिलाफत तहरीक की शाखें तमाम हिंदुस्तान में कायम की। हिंदू और मुसलमान दोनों को खिलाफत के सिलसिले में रोनुमा हो रहे वाकयात से आगाह किया। सिलसिला चल निकला। सेंट्रल खिलाफत कमेटी कायम हुई। हसरत इसके फाल तरीन रुकन थे। अंग्रेज हुकूमत ने इस तहरीक के असर को जायल करने के लिए ऐलान किया कि तमाम हिंदुस्तानी पहली जंग अजीम में बरतानिया की फतेह की खुशी में जश्न मनाएंगे। खिलाफत कमेटी ने इसका जवाब में हिंदुस्तानियों को 17 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाने को कहा। साथ ही साथ यह भी ऐलान किया गया कि हर हिंदुस्तानी जश्न का बॉयकॉट करेगा। एंटी जश्न कमेटी बनाई गई। हिंदुस्तान के सभी बड़े रहनुमाओं ने
गैर मुसलमानों से अपील की कि वो मुसलमानों के शाना बशाना यौम खिलाफत मनाएं। ये वही दौर है जब गांधी जी ने हिंदुस्तान की सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। मेरा ये कहना है कि अगर हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं तो एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना इनका कर्तव्य है। यौम खिलाफत उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहा और इसे हिंदू और मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर मनाया। इस कामयाबी के पेश नजर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने 23 और 24 नवंबर को दिल्ली में एक जलसा बुलाया। इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें 23 नवंबर को गांधी जी को एक ऑब्जर्वर के तौर पर शरीक होने की दावत दी गई और तो और 24 नवंबर के जलसे को हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर मनाया गया। गांधी जी 24 नवंबर की कार्रवाई के इत्तेफाक राय से सदर चुने गए। गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के दीगर बड़े रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। कल मुसलमानों का एक जलसा हुआ। आज हिंदुस्तान में पैदा हुए और रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग भी इस मसले पर गौर करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जब सिपाहियों और रंगरूटों की ज़रूरत हुई तो ये वादा किया गया कि मुस्लिम देशों पर किसी की नज़र नहीं है और जो देश मुसलमानों के पास हैं रहेंगे। अब अगर मुसलमानों की बेचैनी और दुख को दूर करना है तो इंसाफ किया जाना चाहिए। जश्न अमन न करने के संबंध में हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देना चाहिए। हमको अक्सर भाई हसरत मोहानी की बेहतरीन तकरीरें सुनने को मिलती हैं और अगर हम उनके दिल के अंदर झांक कर देखें तो वहां हमको हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। जहां तक 23 नवंबर के जलसे की बात है तो इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार लफ्ज ताउन से गुरेज, जो बाद में अदम ताउन या नॉन कोऑपरेशन कहलाया, का इस्तेमाल हुआ। बॉयकॉट, इस लफ्ज का इस्तेमाल भी हिंदुस्तानी सियासत में इज्तिमाई तौर पर पहली बार इस जलसे में हुआ और इस सिलसिले में जो तजवीजें ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने इत्तेफाक राय से पास की उन्हें हसरत मोहानी ने ही पेश किया था। अगर तुर्की के सवाल पर कोई इत्मीनान बख्श हल न निकला तो मुसलमानान हिंद बरतानवी हुकूमत से तमाम तरीके से रफ्ता रफ्ता अदम ताउन करेंगे। अगर तुर्की के सवाल पर तसल्ली बख्श हल न निकल पाए तो मुसलमानान हिंद अपनी बेचैनी का इजहार बरतानवी अशिया के रफ्ता रफ्ता बाइकॉट का आगाज करके करेंगे। मियाँ, एक बात समझ में नहीं आती। जी? बाइकाट की तजवीज़ तुम्हारी कोशिशों से ही खिलाफत कमेटी में पेश हुई और मंजूर भी, लेकिन हम क्या पाते हैं? तुम्हारा स्वदेशी स्टोर एक अरसे से बंद पड़ा, तुम्हारे उसूलों को मुंह चढ़ा रहा है। स्वदेशी स्टोर फिर खुलेगा। कब? कब नहीं प्रोफेसर साहब, ये पूछिए कहाँ। बेगम, गांधी जी तुमसे बहुत खुश हैं। कहते हैं कि औरतों में स्वदेशी अगर किसी की वजह से मकबूल हुई है तो वो हैं बेगम हसरत। मेरी शान में कसीदे पढ़ने छोड़िए और ये बताइए, आप स्टोर का इफ्तिताह क्यों नहीं करते? मुनासिब वक्त आने दो। एक बात और बताइए,
आप स्टोर में खद्दर क्यों नहीं रखते? खद्दर के बगैर स्वदेशी स्टोर का तस्वुर कुछ सूना सूना लगता है। स्वदेशी का मतलब हिंदुस्तान में बुने हुए कपड़े हैं, सिर्फ खद्दर ही नहीं। या गांधी जी से बेजा इख्तिलाफ। तुम भी बस दुश्मनों की उड़ाई में आ जाती हो। मेरा गांधी जी से क्यों इख्तिलाफ? हाँ, नुक्ता नज़र का फ़र्क है। मगर गांधी जी का नुक्ता नज़र भी तो ठीक है। अगर हर हिंदुस्तानी अपनी ज़रूरत का कपड़ा खुद ही बुन ले तो उसे गैर मुल्की सनत पर मुनहसिर नहीं होना पड़ेगा, और यही स्वदेशी है। अगर हर हिंदुस्तानी अपना कपड़ा खुद बुनने लगे तो दिनों रात वो बस कपड़ा ही बुनता रह जाएगा। खैर, आपसे बहस कौन करे। ये बताइए, आप स्टोर का इफ्तिताह कब करेंगे? इसी महीने। और इफ्तिताह करेगा कौन? गांधी जी। और इफ्तिताह हुआ गांधी जी के हाथों। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना बारी की मौजूदगी में। लेकिन न नारियल फोड़ा गया, न रिबन काटा गया और न ही तालियां बजी। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसा इफ्तिताह, ये कैसा इनॉग्रेशन, इतनी खामोशी से, किसी भी किस्म की खुशी के इजहार के बगैर। जी हां, वो हुआ यूं कि उस रोज जब गांधी जी स्वदेशी स्टोर का इफ्तिताह करने कानपुर पहुंचे तो हजारों लाखों लोगों का मजमा कानपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, बल्कि अजीम वतन परस्त लीडरान, अली बिरादरान भी स्टोर के इनॉग्रेशन की तकरीब में कानपुर मदाऊ थे। गांधी जी और इन लीडरान का इस्तकबाल करता हुआ जुलूस आगे बढ़ा। तभी एक घोड़ा गाड़ी का घोड़ा बितका और लातें चलाने लगा, जिससे वहीं पास खड़े एक नौजवान अब्दुल हफीज को चोट आई और वहीं आनन फानन उसका इंतकाल हो गया। हसरत समेत सभी ने यह तय किया कि स्टोर का इफ्तिताह तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तो होगा, लेकिन निहायत खामोशी से। स्टोर के इफ्तिताह के फौरन बाद गांधी जी, हसरत, अली बिरादरान और वहां मौजूद सभी लोग उतनी ही खामोशी से मरहूम अब्दुल हफीज के घर चले गए। इस जवान जहान मौत के बाद मजीद कुछ कहने सुनने को जी नहीं चाहता। बकौल हसरत, खबर क्या थी तेरे अज़्म सफर की, रवानी रुक चुकी अब चश्म तर की। इजाजत, खुदा हाफिज, शब खैर। आज़ादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जां कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है।